तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेंदा फूल की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। पपीते के बागों में पौधा सुरक्षा के उपाय। अपने राज्य बिहार और झारखंड में गेंदा की खेती बड़े एरिया में की जाती है और इसका उपयोग माला, लरी, गजरा, घर की सजावट इत्यादि में किया जाता है, जिसके चलते बाजार में इसकी मांग बनी रहती है और इसलिए बिहार के बहुत सारे किसान इस मौसम में भी गेंदे की खेती करते हैं। जो किसान भाई ने गेंदे का बिचड़ा तैयार कर लिया है, वह खेत में इसकी रोपाई करते समय खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक कौन कौन से कार्यों को अमल में लाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति सिंह। गेंदे की खेती हम फूलों के बारे में जानते हैं, बीजों के बारे में जानते हैं, इससे हम फूल और बीज बना सकते हैं। पर साथ ही अगर हम इनसे गेंदे के फूलों से यदि हम रंग निष्कर्षित करें तो इससे हम हर्बल गुलाल भी बना सकते हैं एवं मुर्गियों के चारे में भी इसे इस्तेमाल करके उसमें विटामिन ए की उपलब्धता अधिक कर सकते हैं। साथ ही गेंदे की कुछ ऐसी प्रजाति होती हैं जिनसे हम तेल भी निष्कर्षित कर सकते हैं और इन तेल से हम कई बीमारियों में, यहाँ तक कि त्वचा संबंधी एवं सर्दी खांसी से जो जकड़न हो जाता है, जैसे विक्स वेपरब इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यदि फूलों की हम बात करें और फूल अधिक खराब होने अगर लगते हैं तो इससे हम खाद भी बना सकते हैं। फूलों की खेती आज कृषि क्षेत्र में उभरता हुआ व्यवसाय बन चुका है। आज के दौर में अपने प्रदेश में नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष में फूलों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग आज सजावट, गुलदस्ते, पूजा पाठ, वैवाहिक कार्यक्रम और त्योहारों में साजो सजा के लिए किया जा रहा है। अगर हम इसकी खेती के बारे में बात करें तो खेती के बारे में अगर हम बोलें कि ये किस जलवायु में हो पाएगी, तो जलवायु में ये 18 से या यहाँ तक कि 15 से 18 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बड़ी आसानी से हो जाती है। यदि मृदा की बात करें तो मृदा भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए एवं पीएच मान 7 से 7.5 तक का होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि इसमें हमें खाद क्या डालनी है, तो खाद हमको डालनी है जब नर्सरी में पौधा 4 पत्तियों तक का हो जाए तब हमें इसे मुख्य खेतों पे लगाना चाहिए। एवं मुख्य खेतों के टाइम पे हमको क्या करना है कि जब हम खेत
तैयार करें तो उसमें करीबन 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद मिला दें। एवं उसके साथ ही हमको क्या करना है कि इसमें जो मात्रा पाई गई है कि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश को 120-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। और उस मिलाने से पहले हमें ये चाहिए कि हम अपने खेतों की मिट्टी के नमूने अवश्य जांच करा लें कि उसमें कितनी एनपीके कितनी उपलब्ध है, उसके बाद ही हम इन सब का प्रयोग करें। गेंदे की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसकी 2 प्रजातियां हैं, जिसमें से पहली अफ्रीकन गेंदा। इसकी उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अफ्रीकन ऑरेंज, पूसा गोल्डन एज, क्राइलिन थीमे चार्म, एलेस्का गोल्डन येलो, ऑरेंज जुबली तथा फायर येलो आदि इस प्रकार से फ्रेंच गेंदा की किस्में हैं। रॉयल बंगाल, लेमन ड्रॉप, बटर स्कॉच, रेस्टोगेड, वेलेनेशिया, सुशाना, पीटी, स्प्रे तथा येलो बाय आदि। गेंदे की 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि हाइब्रिड गेंदे की खेती के लिए 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अब यदि हम बात करें कि गेंदा कितने प्रकार का होता है, तो प्रायः इसमें बहुत सारी जातियां होती हैं, परंतु हम ज़्यादातर सिर्फ 2 जातियों को हम किसान अगर खेती करें तो हम 2 जातियों के बारे में बोलेंगे। इनमें एक अफ्रीकन होती है और दूसरी होती है फ्रेंच। यदि हम बात करें इनकी प्रजातियों के बारे में तो अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदे में अलग अलग उपज पाई जाती है। जैसे कि अफ्रीकन गेंदे में हम आराम से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फूल उपजा सकते हैं, और वहीं छोटे गेंदे से जो बौना गेंदा है, जिसे हम फ्रेंच गेंदा भी जानते हैं, उसमें हम 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज ले सकते हैं। और खेती के समय जब हम ये जो 2 हमने प्रजाति वाली अफ्रीकन और फ्रेंच, तो इनमें हमें अलग अलग दूरी पे इन पौधों को लगाना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसकी खेती बीज द्वारा करते हैं। तो बीज को पहले हम नर्सरी में लगाते हैं। अगर साल भर की हम बात करें तो इसे हम साल में 3 बार उगा सकते हैं। पहली गर्मी में, दूसरी बरसात में एवं तीसरी हम उगा सकते हैं सर्दियों के लिए। यदि हमें अच्छे गुणवत्ता का बीज और फूल लेना है तो इसको हमें प्रायः शीतकाल में, जो हमारा ये जो जब तापमान कम होता है उस टाइम पे इसको उगाया जा सकता है। तो अगर अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदे की बात करें तो इनको जो हम अलग अलग स्पेसिंग, अलग अलग दूरी पे इनको उगाते हैं। जैसे कि बड़ा गेंदा होता है उसको हम प्रायः 60 बाय 45 या इवन 50 बाय 50 सेंटीमीटर की दूरी पर भी उगाते हैं, और छोटे वाले गेंदा को हम 30 बाय 40, और जो अत्यंत छोटे होते हैं उन्हें 20 बाय 15 सेंटीमीटर या 20 बाय 10 सेंटीमीटर तक भी दूरी पे उगा सकते हैं। रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर पौधे की मुख्य शाखी कली को तोड़ देना चाहिए। इस क्रिया से भले ही फूल थोड़े देर से आएंगे, परंतु पौधा फूलों की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। जैसे कि मैंने बताया कि गेंदे को हम साल में 3 बार उगा सकते हैं। तो गर्मियों का गेंदा, बरसाती गेंदा एवं सर्दियों के खेतों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उपज तो हमें बरसात के गेंदे में ही मिलती है, परंतु अगर गुणवत्ता की बात करें तो शीतकालीन जो गेंदा है वही सबसे अच्छा बीज एवं फूल उत्पादित करता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
पपीते की बागवानी आमतौर पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में की जा रही है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण पपीते के बागों में कई प्रकार के कीट पनपने लगते हैं, जो कि उत्पादन में तो कमी लाते ही हैं, साथ ही फलों की क्वालिटी भी खराब कर देते हैं। इसलिए समय रहते इन कीट और रोगों की रोकथाम के लिए सही कदम उठाना जरूरी होता है। इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि वैज्ञानिक वीसी अनु। पपीता में लगने वाले प्रमुखतः रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। पपीता में मुख्यतः जो अभी के समय में रोग देखने को मिल रहे हैं वह है पत्र कुंचन, जिसे हम लीफ कर्ल भी कहते हैं। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। पर्ण कुंचन, और इसमें जो है यह जो है एक विशेष तरह का विषाणु की वजह से इसमें ये पपीता में हानि पहुंचाता है। यह जो होता है इसका रोगवाहक सफ़ेद मक्खी होता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, सबसे पहला लक्षण इसमें जो नए पत्ते होते हैं उसमें जो है दिखता है, पत्तियां जो होती है वो झुर्रीदार हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती हैं, और इसकी वजह से और ये धीरे धीरे जो है यह रोग पूरे के पूरे पेड़ में फैलता है। और पत्तियां जो है हमारी नई पत्तियां को पर रोग तो फैलता ही है, और अगर पौधे में फल लगे हुए हैं तो फल जो है पूरी तरह विकास नहीं होता फल में, और फल फल होते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके निदान के लिए सर्वप्रथम तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरा का पूरा बगीचा जो है हमारा वो खरपतवार मुक्त होना चाहिए, पूरी तरह से सफाई की हुई हो बगीचे में। और उसके अलावा जो हमारा रोग वाहक है उसके निदान के लिए जो मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, उसके निदान के लिए हमें जो हम रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं वह कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसका 0.3 ml प्रति लीटर के मात्रा के दर से छिड़काव करें। 2 स्प्रे करें इसका, पहले छिड़काव के 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करें। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। जो दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे रोग आता है हमारे पपीते में वह है आपका गलन, पौधा गलन और तना गलन। ये जो रोग होता है यह एक विशेष फफूंद जनित रोग होता है, जिसमें जो है सबसे पहले जो है जो भूमि सतह के निकटतम जो तना होता है पौधे का, वहाँ पर जो है जलीय धब्बा आ जाता है, शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे करके उसको अनुकूल वातावरण मिलने के बाद, तापमान मिलने के बाद वो जो धब्बा है वो पूरे पेड़ में फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो पीली पड़ जाती हैं। उसकी वजह से जो है फल नहीं लगते, और अगर कभी फल लगे तो वह पकने से पूर्व ही गिर जाते हैं, तो जिनकी वजह से जो है हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है। और तना जहां से भी जलीय धब्बा की शुरुआत होती है वहां से वो कमज़ोर होने की वजह से पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही हानि पहुंचती है हमारे पौधे को। हमारे किसान भाइयों को बहुत हानि फेस करना पड़ता है। तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो है हमारा सर्वप्रथम जो है हमें बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए आप किसी भी कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से आप बीजोपचार कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है जब हमारी पौधे क्यारियां में लग गए हैं, पौधेशाला में हमें जो है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिश्रित जो कवकनाशी है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और तनों पर, बगीचे में जो तने हैं उस पर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहाँ पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। जो हमारे प्रमुख कीट आते हैं अभी के समय में, जो हमारा तापमान जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो है चूसक कीड़े जो होते हैं,
जो हमारे पत्तों को में जो चूसक कीड़े लगते हैं, जैसे कि माहू जिसे हम एफिड भी कहते हैं, और सफ़ेद मक्खी जिसे हम वाइट फ्लाई कहते हैं, ये सारे जो होते हैं पत्ते के जो है निचली सतह पर आकर के जो है पत्ते का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्ते जो है ये हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, और कई तरह के विषाणु वाले रोग, वायरस जनित रोग भी पैदा करते हैं हमारे पपीते में, जैसे लीफ कर्ल जो अभी जैसे मैंने आपको बताया उसके बारे में। तो उसमें जो है हमें प्रबंधन के लिए खरपतवार मुक्त तो रखना ही चाहिए हमारे खेत को, साथ ही साथ हमें एक स्प्रे करना चाहिए कीटनाशी का, जिसका हम इमिडाक्लोप्रिड कर सकते हैं 17.8 SL, जिसका प्रति लीटर 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। दहिया कीट में क्या होता है कि इसके जो शिशु और वयस्क होते हैं यह चपटे गोलाकार किस्म के होते हैं, इनमें इनका जो शरीर होता है वो सफ़ेद पाउडर की तरह से होता है। यह जो है मुख्यतः शाखाओं में, टहनियों में, छाल में और फलों पर लगते हैं। ये क्या करते हैं कि ये वहाँ जहाँ पे भी लगते हैं वहाँ से रस चूस करके पौधे को जो है बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। तो इनकी समस्या का निदान करने के लिए ये जब इनके खरपतवार मुक्त होना चाहिए खेत, क्योंकि जब आपका मेन फसल नहीं रहता है आपके बगीचे में या खेत में तो ये खरपतवार पर रहकर अपना जीवन काल आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है हमेशा खरपतवार रहित रखना चाहिए, और किसी भी तरह का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशी से, जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो गया या थायोमिथॉक्सेम से कर सकते हैं स्प्रे 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो इन सब से जो है आपको निदान पहुंचेगा और आपका जो है पौधा भी रोग और कीट मुक्त होगा। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई इस मौसम में मशरूम का उत्पादन करते हैं, लेकिन कभी कभी सही प्रबंधन नहीं करने पर इसके उत्पादन में कई रोग और कीटों को पनपने की समस्या आने लगती है, जिसमें मशरूम का उत्पादन लेना तो दूर, इससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सही समय पर उचित प्रबंधनों को अपनाकर ही आप मशरूम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से। किसान भाई अगर चाहें तो इसकी खेती हम लोग सालों भर कर सकते हैं। खास करके 4 मशरूम की खेती की जाती है, जैसे बटन है, ओयस्टर है, पैडी स्ट्रॉ है और मिल्की मशरूम है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई तरह की समस्याएं आती है, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। तो इसमें कई एक बीमारियां आती हैं, जैसे ड्राई बबल है, वेट बबल है, इंकी कैप है, उसके बाद आपका ग्रीन मोल्ड है, ब्लैक मोल्ड है और कुछ सूत्र कृमि भी लग जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट का भी प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे बीमारियां आने पे हम लोग अपना जो उत्पादन होना चाहिए मशरूम का वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। तो पहले क्रम में आता है ड्राई बबल, जो वर्टिसिलियम नामक स्पीसीज से होता है। एक तरह का फफूंद जनित रोग है। इसका लक्षण इस प्रकार के है, ऊपर से क्या होगा कि छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, फल जो है पूरा प्रफुल्लित नहीं हो पाता है, छोटे छोटे रह जाते हैं। और इसके निदान हेतु हम लोगों को जो भी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि पीएच खास करके जो 7 के आसपास होना चाहिए वो मेंटेन हो। खाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी प्रकार का अमोनिया का गंध नहीं आना चाहिए। और जब इसमें मटन मशरूम की जब फ्रूटिंग होने लगती है उस समय हम लोग खास करके 18 से 20 तक इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन अगर करके रखें तो ये ड्राई बबल से हम लोग निजात पा सकते हैं।
हरी फफूंद ये एक सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फॉर्मेलिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी रैक को अच्छी तरह से पोंछ दे और फॉर्मालिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा बीज के इस्तेमाल के शुरुआत से ही। उस समय हम लोग चयन करें अच्छे शुद्ध बीज का, और बिजाई करने के उपरांत क्या करें, थोड़ा सा अपने झोपड़ी या कक्ष में हम लोग फॉर्मेलिन का घोल बना करके 2 ग्राम प्रति लीटर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पूरे फर्श पर दीवार पर उसका छिड़काव कर दें। और साथ ही साथ बेवेस्टिन जो कार्बेंडाजिम के नाम से आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना करके उसमें दीवारों पर, फर्श पर, छत पर सबको पहले बढ़िया से स्प्रे कर दे। उसके बाद ही बैग को अपने पुनः स्थापित करें। लेकिन अगर किसी बैग में अगर ज़्यादा कंटामिनेशन हो, ज़्यादा हरा रंग दिखाई दे रहा हो, तो उस बैग को हम लोगों को वहाँ से हटा करके अलग कर देना चाहिए और कहीं दूसरे जगह ले जा करके गड्ढे में उसको गाड़ देना चाहिए। एक अन्य बीमारी आती है इंकी कैप, जो कि ओयस्टर मशरूम में भी देखा जाता है और बटन मशरूम में भी देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो बैग के अंदर में ही एक वीड, एक खरपतवार की तरह जो है उसमें छोटा छोटा लंबा डंठल लिए, छोटा सा टोपी लिए हुए, लगेगा कि ये फॉल्स मशरूम कहते हैं इसको, छोटा छोटा लगेगा कि मशरूम ही निकल गया, लेकिन वो मशरूम का खरपतवार है। वो उसके निदान हेतु हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, जो धान या गेहूं का हम लोग नेवारी या पुआल का जो कुट्टी काटते हैं ओयस्टर के केस में, या हम लोग बटन मशरूम में जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, उस समय हम लोगों को अपने कंपोस्ट को बढ़िया से स्टरलाइज करना चाहिए केमिकल के माध्यम से या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से। केमिकल में हम लोग फॉर्मेलिन 1% और बेवेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़िया से उपचारित कर ले, तो इस तरह का हम लोग इंकी कैप से निजात पा सकते हैं। कीड़े मक्खियों की समस्या, सैक्रिड मक्खियाँ, फॉरड मक्खियाँ, सेसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती है। ये कीट मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट कर देती है। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदानों पर पर्दा लगा दे। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले व रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान बहुत पहुँचा जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास में साफ सफाई की व्यवस्था रखें तथा दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं, तब हाथ व पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है सड़ने वाली, जो जीवाणु से होता है, सड़न रोग पैदा होता है। तो इसमें भी देखा जाता है कभी कभी कि बैग जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं पोषाधार का या सबस्ट्रेट का, तो उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रह जाती है। जैसे हम लोग बिजाई के समय देखना चाहिए कि जब हम लोग मुट्ठी बांध करके निचोड़ते हैं तो उसमें से किसी तरह का पानी चूना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा मॉइस्चर में अगर बिजाई कर देते हैं तो ये सड़न रोग भी पैदा हो जाता है, जो जीवाणु से होता है। तो इसमें क्या करें कि ओयस्टर के केस में अगर इस तरह का बीमारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 17-18 छिद्र बना देते हैं और 2-4 छिद्र बेस में नीचे में बनाते हैं, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो वहाँ से अवशोषित होकर के एरिएशन होकर के वो थोड़ा सा मॉइस्चर कम जाए। और फिर भी अगर काला भूरा धब्बा अगर दिखाई दे रहा है बैग के चारों तरफ, तो और सड़ने की प्रक्रिया अगर हो रही है, तो इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन जो पाउडर या लिक्विड दोनों में आता है, उसका पानी में घोल करके बैग के ऊपरी परतों पर अगर हम लोग पन्नी के ऊपर से छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि इससे हम लोग निजात पा लेते हैं। सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफ्लेंकोआइडिस कंपोस्टिकिला सबसे हानिकारक प्रजाति है। यह सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूसकर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम के आकार को प्रभावित करता है। मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थानों को साफ रखें और 5% फॉर्मेलिन के घोल का छिड़काव करें, जिससे
कि मक्खी मच्छर इत्यादि न पनप पाए। साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं और कंपोस्ट में मिट्टी न मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फार्मेलिन से उपचारित कर प्रयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों की वृद्धि गुणन को रोकने में सहायक होती है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाउनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बढ़िया से निर्जीवीकरण या स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, अगर सही ढंग से करे तो बीमारी से हम लोग बहुत हद से हम लोग निजात पाते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गरढी, जिला पूर्णिया के कृषक विशाल चौधरी ने। ये लहसुन में थ्रिप्स कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विशाल चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आपके साथ लहसुन जो फसल है उसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा असर जो आपने खेतों में देखा होगा, कुछ मच्छर टाइप के थ्रिप्स जिनको हम बोलते हैं, वो जरूर आपके यहाँ रस चूसक कीट जो है ये नुकसान पहुंचाने के लिए आपके यहाँ आ चुके होंगे, ऐसा है। और पूरी फसल को बीमारी और उनका असर करके हमारे जो मुख्य उत्पादन है उसको कम कर देते हैं। रस चूसक कीट जो है इनको समाप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, तो रासायनिक विधियों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ इसकी तारीख में यूज हो रही है उसका नाम इमिडाक्लोप्रिड है, एसिडामेप्रिड है, और ये बहुत कम मात्रा में भी अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो अब आपने अपने खेतों में जिस हिसाब से इनको डेवलप कर रखा है उस हिसाब से आप मात्रा का निर्धारण जो है 5 से 10 ग्राम प्रति टंकी तक कर सकते हैं, और ये आपको उनको नष्ट करना लेकिन आवश्यक है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।